Okay. तो पिछली क्लास में what we did was we talked about stresses in welded joints. ठीक है, उसके अंदर हमने butt joint की बात की थी. उसके बाद we came to a transverse fillet weld. और transverse fillet weld में बोला था कि although कि हम इस पे एक tensile force F apply कर रहे हैं, ठीक है, but since the weld is not बिल्कुल इनलाइन नहीं है आपकी फोर्सेस के साथ, तो वेल्डिंग जो आपके वेल्ड है उसके अंदर जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे होंगे, देयर आर गोइंग टू बी shear एज वेल एज आपके पास नॉर्मल स्ट्रेसेस होने। तो उसके लिए हमने ये कहा था कि अगर हम इस अपने किसी भी एक साइड के वेल्ड को, फिलेट वेल्ड को उठा के किसी भी एंगल थीटा के ऊपर कट कर लें, तो जो आपकी फोर्स बन रही है, इस फोर्स का एक रिएक्शन बन रहा होगा इस साइड पे, बिकॉज दिस थिंग इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जो रिएक्शन बन रहा है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द प्लेन, ठीक है, और एक आएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जो ये कट प्लेन है ना आपकी, उसकी बात कर रहा हूं, एंगल थीटा के ऊपर जो प्लेन फॉर्म होगा। अब दोनों फोर्सेस अलग तरह के स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करेंगी। जो अलोंग द प्लेन फोर्स है, दैट इज गोइंग टू कॉज अ शियर स्ट्रेस, एंड द Fn फोर्स इज गोइंग टू कॉज अ नॉर्मल स्ट्रेस। तो अगर मैं Fn और Fs को निकाल लेता हूं और उसके बाद में जो भी मेरी ये प्लेन बन रही है इसका एरिया निकाल लेता हूं, देन आई विल बी एबल टू फाइंड आउट कि मेरे पास शियर स्ट्रेस कितना, नॉर्मल स्ट्रेस कितना। तो ये काम हमने पिछली क्लास में किया हुआ था। तुमने कहा था कि हमारे पास जो रिएक्शन बन रहा होगा F, उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, Fn और Fs। Fs इज F sin थीटा, थीटा के सामने वाली साइड है, और Fn थीटा के साथ वाली साइड है, सही। और दिस T is a length which depends on the total height h। तो आपके पास जो फिलेट का साइज होता है ना, फिलेट का साइज डिफाइन होता है उसके h के साइज से। तो उसका एक h जो है, that we refer to as h। This is what size is given in the welding symbol। जो साइज वेल्डिंग सिंबल में डिफाइन होगा, it will be this h। अगर आपके पास h पता है और मुझे किसी भी एंगल थीटा के ऊपर जो इसका यहाँ पे कट हो रहा है उसका साइज t निकालना है, then I can use the sine law, because मेरे पास दो एंगल्स पता है। मेरे पास 45 डिग्री ये एंगल है और मुझे एक एंगल थीटा पता है, तो तीसरा एंगल भी मुझे पता चल जाएगा। तो h के सामने वाला एंगल इज 180 माइनस 45 माइनस थीटा, और t के सामने वाला एंगल इज 45। तो आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज t एज अ फंक्शन ऑफ h। ये काम भी हमने पिछली क्लास में किया था। एक साइड तो आपके पास एरिया की आ गई t, और जो दूसरी साइड है, अगर ये जाहिर है ये वेल्डिंग हुई हुई है, किसी डेप्थ में हुई हुई होगी, जो थर्ड डायमेंशन में इसका साइज बन रहा है, वी आर कॉलिंग दैट एज L, ठीक है। तो अगर आप अपनी फोर्सेस को एरिया से डिवाइड करा दें, एरिया बिकम्स TL। T इज H डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। और अगर मैं इससे डिवाइड करा दूंगा, Fs इज F sin थीटा, तो मैं Fs को डिवाइड करा रहा हूं बेसिकली TL से, ठीक है। तो Fs इज F sin थीटा और T is H upon cos theta plus sin theta। तो area becomes TL। तो Fs upon TL becomes this thing here। Similarly मैं सिग्मा भी निकाल सकता हूँ Fn upon TL से। ये मेरे पास T और सिग्मा आ गया। अब अगर मैं इन T और सिग्मा को यूज करके वॉन मैसेज स्ट्रेस निकालना चाहूँ, आई कैन फाइंड आउट द वॉन मैसेज स्ट्रेस। तो उसके बाद हमने ये कहा था कि थीटा इज अ वेरिएबल। तो हम ये देख सकते हैं कि थीटा, किस थीटा के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम वॉन मैसेज स्ट्रेस होगा। We tried that out and we found out कि 62.5 डिग्रीज के ऊपर आपको मैक्सिमम वॉन मैसेज स्ट्रेस आएगा। अगर मुझे shear स्ट्रेस मैक्सिमम चाहिए, तो मैं अपने shear स्ट्रेस के फॉर्मूला के साथ भी सेम काम कर सकता हूँ। मैं इसका मैक्सिमम निकाल लूँ, मैक्सिमम निकालने के लिए d टाउ बाई d थीटा करूँ, उसको जीरो के इक्वल पुट करूँ, उसे थीटा सॉल्व कर लूँ, आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज द थीटा फॉर द मैक्सिमम टाउ, सही। we don't necessarily need to do it। हमारे पास बुक में सोल्यूशन गिवन है थीटा का। तो थीटा 67.5 के ऊपर आपके पास जो shear स्ट्रेस है वो मैक्सिमम होगा। आई नीड टू इनफैक्ट करेक्ट दिस थिंग, दिस इज नॉट सिग्मा प्राइम, दिस थिंग इज टाउ। So this thing is tau। Okay, fixed, let's move on। ठीक हो गया। तो आपके पास वॉन मैसेज स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई, shear स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई। दे आर अ फंक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द साइज ऑफ द वेल्ड, कि आपके वेल्ड की साइड H कितनी है और कितना बड़ा वेल्ड है L कितना, ठीक है।
इन चीजों को हमने फिर उसके बाद ये बोला था, ये सारी पिछली क्लास की बात है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला था कि अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंट्स में देखूं कि मेरे पास स्ट्रेसेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो अब एक स्पेसिफिक एरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज मेरे पास अगर थ्रोट है, थ्रोट इज द स्मॉलेस्ट कट प्लेन दैट यू कैन जनरेट इन अ फिलेट। तो स्मॉलेस्ट जो बन रही होगी ना, अगर ये 45 है, ये भी 45 है, तो ये परपेंडिकुलर गिर रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस दैट इज विद इन द फिलेट। तो इसका जो एरिया होगा, तो लेट्स से कि मैं इस एरिया की बात, ये मेरा फिलेट है, तो ये जो मेरा एरिया बन रहा है, दिस वन हियर, दिस थिंग इज नोन एज द थ्रोट एरिया। तो थ्रोट एरिया के ऊपर इन्होंने 2 पॉइंट्स लिए हैं, बी और डी, तो हमारे केस में बी ये होगा और डी ये होगा। अगर मैं बी से डी की तरफ स्ट्रेस की वेरिएशन कंसिडर करूं, तो द वेरिएशन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आर गिवन, सही है। और प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको पता हो तो आप एक्चुअली वॉन मैसेज स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, और प्रिंसिपल क्योंकि वो सिर्फ प्रिंसिपल स्ट्रेस का फंक्शन होता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 का, और टॉम एक्स भी फेलियर थ्योरी में यूज होता है। तो हम वॉन मैसेज स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं इस केस में, और हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी पता है। What we can see is that the stress is not uniform across the entire line. अगर मैं B से D की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो stress is not uniform. तो जो हमने एक सिंपल सा मॉडल पहले बनाया है, that simple model is not very accurate. उसको हमें और कंजर्वेटिव करना है। उसको और कंजर्वेटिव करने का मतलब ये है कि हम उसको उससे ज्यादा स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं ताकि हम सेफ हो जाएं। तो ज्यादा स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करने के लिए सबसे सिंपल काम जो बुक में हुआ हुआ है और जो विच मेक सेंस इज कि आप थ्रोट कंसिडर करें। थ्रोट क्यों कंसिडर करें? थ्रोट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कम्स हियर। तो थ्रोट का जो भी एरिया बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट एरिया विद इन द फिलेट, सही है। और फोर्स आप मैक्सिमाइज करते हैं। मैक्सिमम फोर्स क्या है? आपके पास एक फोर्स थी एफ, उसके हमने कंपोनेंट्स बना लिए थे, ठीक है, एफ एन और एफ एस। तो अगर मुझे मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो मैक्सिमम फोर्स हो सकती है डायरेक्टली एफ। तो मैं एरिया को सबसे छोटा कंसिडर कर लूं और फोर्स को सबसे बड़ा कंसिडर कर लूं। तो व्हाट आई मीन टू से, अगर मैं टॉ निकालना चाह रहा हूं तो मैं शेयर में कंसिडर कर रहा हूं द एंटायर फोर्स एफ, और मैं एरिया सबसे छोटा वाला कंसिडर कर रहा हूं। तो स्मॉलेस्ट एरिया इज व्हेन आई हैव दिस टी, एंड अगर ये 45 डिग्रीज है और ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, then this side is also 45 degrees. This is h, this is t, then t becomes h cos 45. Cos 45 is 0.707. तो आपके पास टॉ जो निकल के आ गया, that becomes f divided by 0.707 h times l. 0.707 को ऊपर ले गए, it becomes 1.414, ठीक है। और वी कैन देन कंपेयर इट विद द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वी फाउंड आउट अर्लियर। पहले जो हमने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाला था एट एन एंगल ऑफ 67.5 डिग्रीज, दैट वाज 1.207 एफ अपॉन एच एल। एफ अपॉन एच एल दोनों में कॉमन है, तो अगर हम इनका रेशियो ले लें तो व्हाट वी फाइंड आउट इज कि जो हमने इस स्लाइड में स्ट्रेस प्रेडिक्ट की ना सिंप्लीफाइड मॉडल से, दैट इज 17% मोर देन द प्रीवियस केस। तो हम थोड़ा सा और कंजर्वेटिव हो गए। कंजर्वेटिव होना हमारे लिए अच्छा है बिकॉज दिस मीन्स कि वी आर सेफर, ठीक। तो क्योंकि हमारा मॉडल एक्यूरेट है, अगर हमारा मॉडल एक्यूरेट होता है ना, फिर हमें कंजर्वेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं थी। हम कंजर्वेटिव के लिए हम इसलिए कहेंगे हमारा मॉडल एक्यूरेट नहीं, सही है। तो अब जब भी हमें शेयर स्ट्रेस निकालना होगा ना सिस्टम का, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 9-3 फिलेट वेल्ड में ना। अगर हमें ट्रांसवर्स फिलेट का स्ट्रेस निकालना, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये तो बात हो गई ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड ये होता है कि आपके पास बेसिकली प्लेट्स हैं, उनका जो एंड बन रहा है ना, उसके ऊपर आपने वेल्डिंग की, सही इस तरीके से रखा हुआ है आपने। और प्लेट्स की जो बड़ी वाली डायमेंशन है उनको उस तरीके नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो आपने इस तरह के जो एजेस बन रहे हैं इधर वेल्डिंग कर दी। एक और वेल्ड हो सकता है जिसमें आप इस साइड पे वेल्डिंग करें, यहाँ पे वेल्डिंग करें, सही, उसको हम कहते हैं पैरेलल वेल्ड, व्हिच इज कमिंग अप इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो जो आपके पास ट्रांसवर्स वेल्ड था उसमें आप यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है।
अब आपको जो पैरेलल वेल्ड आया उसमें आप जो अलोंग द लेंथ आ रही है ना, जो आपके पास प्लेट्स की बड़ी लेंथ है, उस डायरेक्शन में वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने वेल्डिंग पहले ट्रांसवर्स में हम यहाँ कर रहे थे, अब आप उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेल्डिंग करें, ठीक है। अब दिस इज नोन एज अ पैरेलल फिलेट वेल्ड। काम इसमें भी यही कर रहे हैं, आप प्लेट्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है, बट अब आप इसमें डिफरेंट जगह पे वेल्डिंग करके प्लेट्स को जोड़ रहे हैं। इस केस में भी अगर मुझे शेयर स्ट्रेस निकालना है तो आई एम गोइंग टू डू एग्जैक्ट सेम थिंग। मैं सिस्टम का सबसे छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया निकालूंगा और सबसे बड़ी फोर्स सिस्टम की कंसीडर कर लूंगा, which comes out to be the exact same thing। मेरे पास जो सबसे छोटा एरिया आ रहा है सिस्टम का, दैट इज स्टिल द थ्रोट एरिया, और थ्रोट एरिया निकालने के लिए T इज इक्वल टू 0.707 H, तो A becomes 0.707 HL। मैक्सिमम फोर्स इन मैक्सिमम फोर्स सिस्टम है दैट इज F। F डिवाइडेड बाय A कर दें, यू गेट द एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला व्हिच वाज वैलिड फॉर द ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। तो अब आसानी हमारे लिए ये हो गई, चाहे पैरेलल फिलेट वेल्ड हो या फिर ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड हो, हमें शियर स्ट्रेस निकालने के लिए वी विल यूज द एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला। सही है। उसके लिए मैं रिक्वायर्ड क्या क्या है, आपको फिलेट का साइज पता होना चाहिए। फिलेट का साइज इज दिस, एक साइड की लेंथ कितनी है फिलेट की, और फिलेट की लेंथ पता होनी चाहिए कि कितना बड़ी फिलेट की आपने की हुई है जो यहाँ पे गिवन है। सही है। और फोर्स पता होनी चाहिए, देन यू कैन फाइंड आउट कि आपके पास शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है आपके सिस्टम। मेरे किसी भी पॉइंट पे कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क। अच्छा, तो अभी हमने ये काम कर लिया कि हमने ट्रांसफर्स ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्ड्स का शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया, व्हिच वी कैन यूज टू कंपेयर विद द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड, तो चेक के ये जो आपका वेल्ड है ये होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। ये तो हो गई बात उस केस की जब आपके पास टेंसाइल लोडिंग थी ना, आपके पास फिलेट वेल्डिंग की। अब इसी केस में लोडिंग और भी टाइप की हो सकती है। एक लोडिंग टाइप ये हो सकती है कि मैं फोर्स यहाँ पे अप्लाई करूँ। इफ आई अप्लाई अ फोर्स हियर, द सिस्टम इज गोइंग टू बिहेव वेरी डिफरेंटली, बिकॉज ये प्लेट बेंडिंग में जाएगी, बट जो आपका फिलेट है, द फिलेट इज नॉट गोइंग टू गो इन बेंडिंग, बिकॉज ये इसका पूरा सरफेस पीछे वाला जो है ना, वो इन प्लेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इसका बॉटम सरफेस तो बेंड होने की कोशिश करेगा, लेकिन पीछे वाला सरफेस जुड़ा हुआ है। ये आपका जो फिलेट है, इट इज गोइंग टू ट्राई एंड ट्विस्ट। ये फिलेट आपका ट्विस्ट होने की कोशिश करेगा। सही, और उसको हम देख लेते हैं क्यों ट्विस्ट होने की कोशिश करेगा। इन टर्म्स ऑफ लोड्स भी समझ में आ जाएगा, जब उसके लोड्स कंसीडर करेंगे ना, हमें समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास, यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं 3D, अगली स्लाइड में जो पिक्चर है दैट इज नॉट वेरी गुड, तो बुक की पिक्चर यहाँ पे ज्यादा बेहतर। तो इफ वी कंसीडर कि मेरे पास ये फोर्स एफ अप्लाई हो रही है, और ये प्लेट्स जो है सारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर हैं, तो मेरे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए सिस्टम को कौन कौन से इक्विलिब्रियम इंश्योर करने जरूरी है। फोर्स एफ में है तो मुझे समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 भी इंश्योर करना है, और ये एफ वाई इंश्योर करने के लिए मेरे पास कोई ना कोई रिएक्शन होगा जो कि फोर्स के बराबर होगा। जाहिर है कि देयर इज गोइंग टू बी अ रिएक्शन, उसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एफ माइनस वी इक्वल टू 0, विच मीन्स द रिएक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। और ये रिएक्शन एक्चुअली किधर आ रहा होगा, इस प्लेट को, जो आपकी सेंटर वाली प्लेट है, इसको क्या चीज होल्ड कर रही है? इसको होल्ड कर रहे हैं आपकी वेल्ड्स। सारी जो स्टॉप करने की जो रेजिस्टेंस आ रही है ना, जो आपको रेजिस्टेंस मिल रही है मोशन की, द एंटायर रेजिस्टेंस इज कमिंग अप फ्रॉम द वेल्डेड जॉइंट, और कहीं से भी नहीं आ रही। तो जितने रिएक्शन है दैट इज अकरिंग इन द वेल्ड्स। तो आपके पास दो वेल्ड्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। इन दोनों के अंदर आपके पास कंबाइंड एक रिएक्शन की फोर्स जनरेट हो रही है, दैट इज वी। तो हमारे पास वेल्डिंग की ना बहुत सारी डिफरेंट ज्योमेट्रीज हो सकती है। हो सकता है आपके पास ये ज्योमेट्री, हो सकता है आपके पास यहाँ पे ट्रांसवर्स प्लेट भी हुआ हुआ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कि आपके पास तीन तरफ वेल्डिंग की हुई है, दैट इज पॉसिबल, राइट। हर केस में आपके पास एक टोटल वेल्ड का एरिया आ जाएगा जो कि पूरी चीज को रेजिस्ट कर रहा होगा। तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसका एक सेंटर निकाल लेते हैं, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सेंटर या सेंट्रॉइड। ठीक है, हम सारी जो रिएक्शंस है ना इसके सेंट्रॉइड के ऊपर शो करते हैं। सही।
एक रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रही है V यहाँ पे, और क्या हो रहा है, और ये हो रहा है कि इस फोर्स की वजह से अबाउट लेट्स से दिस पॉइंट O एक रोटेशन का इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। अगर इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज लेट्स से कैपिटल L, देन एक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है विच इज FL. So in order for this system to be in static equilibrium, we need to ensure that summation m at O is also equals to 0, which means कि आपके पास यहाँ पे एक रिएक्शन का मोमेंट भी आएगा जो कि इस फोर्स के मोमेंट को बैलेंस कर रहा हो। ठीक है, ये सारी चीजें अगली स्लाइड में आएंगी, बट मैंने यहाँ पे एक दफा एक्सप्लेन आपको कर दिया ना। अब ये स्लाइड आ गई आपकी, ठीक है। तो अब हमारे पास हम क्या बोल रहे हैं, अभी इस फिगर वाज नॉट गुड बिकॉज इधर 3D में बनी हुई है और इस टॉपिक की फिगर जो है 2D में बनाई हुई है। तो जस्ट नो कि आप इसकी बेसिकली जो है ना, आप इस साइड से प्रोजेक्शन देख रहे हैं तो सिर्फ आपको फ्रंटल एरिया नजर आ रहा है, सही है, साइड से नजर नहीं आ रही। तो दिस इज दैट प्रोजेक्शन एरिया। आपके पास दो वेल्ड्स हैं, दोनों का सेंट्रॉइड निकल के आ रहा है O के ऊपर आपके पास एक रिएक्शन फोर्स है और एक रिएक्शन मोमेंट। अब ये मोमेंट जो है ये फिलेट के साथ क्या कर रहा होगा, फिलेट किस तरीके से है, फिलेट आपका इस तरीके से, बल्कि इसको फ्लैट ही बनाते हैं जिस तरह उसको। तो आपके पास ये आपका फिलेट, ठीक है। अब ये जो मोमेंट है, दिस मोमेंट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन ऑन द फिलेट, क्योंकि आपका जितना रिएक्शन है सारा रिएक्शन फिलेट में आ रहा है, ठीक है। तो जो भी फिलेट्स हैं उनमें उसमें जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, दिस मोमेंट, अगर मैं इसमें एक्सेस सिस्टम भी बना दूं, लेट मी ड्रॉ एन एक्सेस सिस्टम लाइक दिस। तो ये मेरा एक हो गया x, ये मेरा y हो गया, तो मेरा थर्ड जो एक्सिस बन रहा है दैट इज z। तो मेरा जो मोमेंट है दैट इज अबाउट द z एक्सिस। तो सेम z एक्सिस के अबाउट मेरे पास एक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो कि मेरा जो मेरे फिलेट है उसके अंदर एक ट्विस्टिंग प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज मेरा फिलेट पीछे से फिक्स्ड है। अगर मैं इसको सेम चीज को एक बार से कंपेयर करूं ना, जो मेरे पास एक बार होती है, अगर आप उसमें टॉर्क अप्लाई करते हैं इस एक्सिस के अबाउट, अगर मैं टॉर्क की अप्लाई करूं तो उसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन योर फिलेट। तो आपके पास एक फिलेट है जो कि एक साइड से, यानी पीछे वाली साइड से इट इज वेल्डेड, तो इट कांट मूव फ्रॉम द बैक साइड, और उसके ऊपर एक मोमेंट अप्लाई हो रहा है विच इज, ऑल्दो वी आर कॉलिंग इट अ मोमेंट बिकॉज ये इससे इसकी बेंडिंग से निकल के आ रहा है, बट इसके लिए दिस इज बिहेविंग लाइक अ टॉर्क, ठीक है। दिस एम इज बिहेविंग लाइक अ टॉर्क। टॉर्क जो होता है वो क्रॉस सेक्शन के एक्सिस के अबाउट होता है। तो फॉर एग्जांपल आपका जो ये वाला बार है, इसका जो टॉर्क होगा जो इसका क्रॉस सेक्शन का एक्सिस है इसके अबाउट, सही है ना। बेंडिंग जो होती है वो बाकी जो बेंडिंग जो होगी वो इस किसी बेंडिंग मोमेंट परपेंडिकुलर इस वाले एक्सिस के अबाउट होगी। तो दिस इज गोइंग टू, अगर यहाँ पे आप मोमेंट अप्लाई करेंगे, दिस थिंग इज गोइंग टू बेंड लाइक दिस। तो हम अभी बेंडिंग मोमेंट की बात नहीं कर रहे, हम ट्विस्टिंग टॉर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्विस्टिंग टॉर्क इज अबाउट द एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का एक्सिस होता है उसकी बात हो रही है। तो द सेम, इसकी एनालॉजी यहाँ पे सेम एनालॉजी अप्लाई हो रही है। तो एक क्रॉस सेक्शन है उसके अबाउट टॉर्क अप्लाई हो रहा है, तो ये क्रॉस सेक्शन है, उसका एक्सिस है जो ये बड़ा सा सर्कल बना हुआ है ओ प्राइम, इसके अबाउट आपका मोमेंट अप्लाई हो रहा है। तो मोमेंट इज अप्लाइंग हियर एंड सेम थिंग इज गोइंग टू अप्लाई हियर एज वेल, राइट। तो ये चीज भी हो गई। तो अब हमारे पास दो तरह के लोड रिएक्शंस आ गए। एक को हम कह रहे हैं हमारे पास शेयर फोर्स है विच वी आर कॉलिंग बी, ठीक है, और एक हमारे पास टॉर्क है विच वी आर कॉलिंग एम, राइट। तो जो shear force है, a shear force can directly cause a shear stress, ठीक है। तो जो shear stress आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालने के लिए what we need to do, आपके पास टोटल फोर्स पता है। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास ये फोर्स जो V है ये दोनों में इक्वली डिवाइड हो रही है, तो इधर भी V/2 है, इधर भी V/2 है, और मैं इसका एरिया लूं और V/2 को इसके एरिया से डिवाइड करा दूं, तो आई एम गोइंग टू गेट माई टाउ इन वन साइड ऑफ द वेल्ड, ठीक है।
या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं टोटल एरिया ऑफ द वेल्ड कैलकुलेट कर दूं एक ही दफा। तो मैं बोलूंगा मेरे पास एक्चुअली दो वेल्ड्स हैं विच आर ऑफ द सेम साइज, तो टोटल एरिया बिकम्स 2a। तो मैं टोटल शेयर फोर्स को टोटल एरिया से डिवाइड करा दूं, v को मैं 2a से डिवाइड करा, तो आई कैन लुक एट इट एज v by 2 डिवाइडेड बाय a, और आई कैन लुक एट दिस एज v डिवाइडेड बाय 2a। तो अगर हम v डिवाइड बाय 2a करेंगे ना, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास सिर्फ दो वेल्ड्स हो, दोनों का एरिया बराबर हो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपके पास वेल्ड्स के दोनों साइड पे साइजेस चेंज हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे भी कोई वेल्डिंग हुई हो। अगर यहाँ पे भी वेल्डिंग हुई भी है, तब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस साइड के वेल्ड में कितना शेयर लोड बैलेंस हो रहा है। तो इट इज इजियर फॉर अस कि हम टोटल फोर्स को टोटल एरिया से डिवाइड करा दें। ठीक है, तो दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द एंटायर वेल्ड, और ये थ्रोट एरिया होगा। दिस इज द थ्रोट एरिया। थ्रोट एरिया कैसे निकलता है, आप सिस्टम का टी लेते हैं, उसको उसके एल से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यू गेट द थ्रोट एरिया। तो अगर आप सारे वेल्ड्स का थ्रोट एरिया निकाल के ऐड करा लेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द टोटल थ्रोट एरिया ऑफ द वेल्ड्स इन द सिस्टम। ठीक है, आप टोटल शेयर फोर्स को ए से डिवाइड कराएं, यू गेट अ शेयर स्ट्रेस विच वी कॉल द प्राइमरी शेयर। इसी के पैरेलल आपके पास एक और शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा होगा विच वी कॉल द सेकेंडरी शेयर, विच विल बी ड्यू टू द टॉर्क एम। टॉर्क से शेयर स्ट्रेस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, याद है? किसी को नहीं याद? टाउ इज इक्वल्स टू टी आर अपॉन जे, और अगर मैक्सिमम निकालना होता है तो टाउ इक्वल्स टू टी सी अपॉन जे हो जाता है। सही। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे टाउ निकालना चाह रहा हूं, तो आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई टी आर अपॉन जे। ठीक है, तो टी को मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, टी हमारे पास एक्चुअली एम है, सही। तो दिस इज द टॉर्क एम, एम मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइड बाय जे विच इज अ पोलर मोमेंट ऑफ एरिया। हम यहाँ पे मैक्सिमम नहीं ले सकते बिकॉज वी एक्चुअली डोंट नो द मैक्सिमम। सही है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास किस पॉइंट पे हमें अपना मोमेंट निकालना है, बेसिकली शेयर स्ट्रेस निकालना है। उस पॉइंट का हमें आर चाहिए होगा। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे निकालना चाह रहा हूँ, तो अपने सेंट्रॉइड से इस पॉइंट तक का आर मुझे रिक्वायर्ड होगा। अगर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो मुझे सेंट्रॉइड से इस पॉइंट तक का आर मुझे रिक्वायर्ड होगा। सही। तो इस सिस्टम में, इस पूरे केस में मेरे पास तीन क्वांटिटीज हैं which are needed to actually calculate the shear stresses in the system. एक A है, मुझे अपनी वेल्डिंग का टोटल एरिया रिक्वायर्ड होगा। एक R है, मुझे जिस भी पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस निकालना है, सेकेंडरी शेयर स्ट्रेस, उसका मुझे R चाहिए फ्रॉम द सेंट्रॉइड। और तीसरा J है, पोलर मोमेंट ऑफ एरिया। J डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द वेल्ड, कि ज्योमेट्री आप सिर्फ एक साइड पे वेल्ड कर रहे हैं, कि दो साइड पे वेल्ड कर रहे हैं, कि तीन साइड पे वेल्ड कर रहे हैं, कि चार साइड पे वेल्ड कर रहे हैं, कि सर्कल में वेल्ड कर रहे हैं। Every type of weld geometry is going to have a different value of J. R किस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी वेल्ड ज्योमेट्री का सेंटर किधर आ रहा है। अगर आपको सेंटर O की लोकेशन पता चल जाए, तो आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट के साथ। ठीक है, तो मुझे तीन एसेंशियली चीजें चाहिए किसी भी ज्योमेट्री के लिए। मुझे उसका एरिया निकालना आना चाहिए, मुझे उसका सेंट्रॉइड निकालना आना चाहिए, और मुझे उसका पोलर मोमेंट ऑफ एरिया निकालना आना चाहिए। लकीली फॉर अस, ये सारी चीजें हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में अवेलेबल है बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द वेल्ड। तो फॉर एग्जांपल, अब आपके पास अगर सिर्फ एक साइड पे वेल्डिंग होगी, राइट, सो द वेल्डिंग इज इफ ओनली ऑन वन साइड, देन द थ्रोट एरिया इज द एरिया ऑफ दिस सिंगल वेल्ड। इस वेल्ड की लेंथ कितनी है, डी, टी कितना है, 0.707 h, तो टी टाइम्स एल बिकम्स योर ए। ठीक है, लोकेशन ऑफ द सेंटर क्या है, अगर आप इसको बॉटम से देख रहे हैं, तो इसकी हाइट इज d/2, और x में कोई डिस्टेंस नहीं है बिकॉज ये इसी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपके पास दो वेल्ड्स हुए हुए हैं किसी बार के दोनों तरफ, जो हमारा ये वाला केस था, दो वेल्डिंग हुई हुई है एक ही बार के दो तरफ, ठीक है, एक प्लेट के दो तरफ, तो जो हमने अभी केस देखा था दैट वाज केस 2। इसका एरिया चाहिए, हम कह रहे हैं कि दोनों के साइजेस बराबर है, तो जो एरिया एक तरफ का निकला था, द एरिया ऑफ द कंप्लीट वेल्ड इज ट्वाइस दैट, तो 0.707 HD becomes 1.414 HD, डबल हो गया सिर्फ, और कुछ नहीं। सेंटर किधर लोकेटेड है, सेंटर ज्योमेट्री के सेंटर में लोकेटेड है।
हाइट d/2 है और x में डिस्टेंस b/2 है, तो दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरा x बार और y बार क्या है, ये मेरा सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड की अगर मुझे लोकेशन पता चल जाए, देन आई कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दिस g फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द वेल्ड। ठीक है, तो मैं किसी पॉइंट में निकाल सकता हूँ, बिकॉज मुझे r कैलकुलेट करने के लिए सेंट्रॉइड की जरूरत है, तो वो यहाँ पे गिवन है। ठीक, तीसरी चीज हमारे पास क्या थी? तीसरी चीज हमारे पास थी j। j इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ h। ठीक है, j जो होता है फंक्शन ऑफ एक्चुअली t होता है, जो आपकी थ्रोट के साइज है उसका फंक्शन है, बट t इज 0.707h, तो आपका जो j है वो h का भी फंक्शन है। अब अगर मुझे इस टेबल को जेनेरिक रखना है कि मैं किसी भी h के लिए, किसी भी t के लिए अपना j निकाल सकूं, तो व्हाट द बुक हैज डन, उन्होंने आपको एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, विच कंसिडर्स t इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इन फॉर्मूले के अंदर जो जे यू है, जे यू का मतलब है जे फॉर यूनिट थ्रोट लेंथ। ठीक है, तो जे यू इज जे फॉर यूनिट थ्रोट लेंथ। जे यू के फॉर्मूले गिवन है, तो अगर हमारा पीछे वाला केस था उसके लिए मैं जे यू देखूं तो जे यू का फॉर्मूला अवेलेबल है। अब अगर जे यू से मुझे अपने वेल्ड साइज के लिए जे निकालना है, तो आई जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस थिंग विद माई करेक्ट थ्रोट लेंथ। तो मेरी थ्रोट लेंथ से अगर मैं जे यू को मल्टीप्लाई, जो जे बिकम्स T multiplied by JU, and T is 0.707h, multiply this with JU, you get J। ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इन्होंने यहाँ पे आपको यूनिट थ्रोट के लिए फॉर्मूले दिए हुए, इसको आपको एक्चुअल थ्रोट लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा in order to get your polar moment of area। तो अब इसमें क्या हुआ, किसी भी ज्योमेट्री के लिए वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द वेल्ड। टोटल एरिया ऑफ द वेल्ड की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है? प्राइमरी शेयर निकालने के लिए। तो प्राइमरी शेयर जो आपका है उसके लिए मुझे टोटल वेल्ड एरिया की रिक्वायरमेंट है। सेकेंडरी शेयर निकालने के लिए मुझे जे की रिक्वायरमेंट है, जे भी टेबल में अवेलेबल था। आर की रिक्वायरमेंट है, टेबल में आर नहीं गिवन, टेबल में पॉइंट ओ जो है ना आपका ज्योमेट्रिक सेंटर, इसकी लोकेशन गिवन है फ्रॉम द लेफ्ट एज। सही है, अगर आपको ये पता चल जाए कि क्या लोकेशन है और मुझे अपने ज्योमेट्री, अपने जो भी मेरा पार्ट है उसकी ज्योमेट्री पता हो, तो मैं इस सेंटर का डिस्टेंस निकाल सकता हूं किसी भी पॉइंट से। सही है, तो ये हम एक्सरसाइज अभी करेंगे इन एन एग्जाम्पल फॉर्म। अच्छा, एग्जाम्पल कंप्लीट करने का हमारे पास टाइम नहीं होगा, विल स्टार्ट इट एंड देन विल कंटिन्यू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। तो अभी हम बिल्कुल इनिशियल काम कर सकते हैं, उसके बाद बाकी जो चीज़ है हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल कि कुछ और ज्योमेट्रीज भी अवेलेबल है आपके पास जिनके लिए वेल्ड निकाल सकते हैं। सही है, वेल्ड की ए, जे, यू और सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। ये वाली एग्जाम्पल देखें। अब एग्जाम्पल क्या कह रही है? एग्जाम्पल आपको ये कह रही है कि आपके पास एक चैनल है, चैनल ये वाली ज्योमेट्री होती है बेटा। ठीक है, जो चैनल होता है इट्स अ यू शेप ज्योमेट्री। इस चैनल के ऊपर आपने दो प्लेट्स वेल्ड की हुई है, प्लेट्स ये वाली प्लेट्स हैं, दोनों तरफ वेल्डेड है, उनके बीच से एक रॉड पास हो रही है एंड द रॉड इज बेयरिंग अ लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन। बुक के अंदर सिर्फ क्रॉस सेक्शन गिवन थे, तो मैंने उसकी एक बिल्कुल रफ से स्कीमेटिक बना दी जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि एक्चुअली हाउ डज दिस थिंग लुक लाइक। तो आपके पास एक चैनल है, उसके ऊपर दो प्लेट्स वेल्डेड हैं, वेल्डेड प्लेट्स के जो बीच से एक रॉड पास हो रही है, वो रॉड जो है 50 किलो न्यूटन का लोड बेयर कर रही है। आपके पास वेल्डिंग के बारे में क्या क्या डिफाइंड है? आपके पास इन दोनों जगहों पे, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, सिमिलरली यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर फिलेट वेल्डिंग हुई हुई है। फिलेट का साइज है 6 mm। सही है, 6 mm एच है, तो ट्राइंगल की एक साइड होती है ना, तो दैट इज 6 mm। और कहाँ कहाँ वेल्डिंग हुई हुई है उन्होंने बताया कि जो प्लेट की ये वाली साइड्स हैं जो कि चैनल के साथ आ रही है, ये वाली साइड्स, इन पे भी वेल्डिंग हुई हुई है। इनका सिंबल देखें कैसे बना है, इनके सिंबल में उन्होंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है, जो वेल्ड सिंबल है वो दोनों तरफ ड्रॉ किया। जब वेल्ड सिंबल एरो की तरफ ड्रॉ करते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपका एरो जिधर ज्योमेट्री में पॉइंट कर रहा है
उधर वेल्डिंग है, तो दिस अपर साइड, एरो वाली साइड मींस कि इस साइड पे वेल्डिंग है, बट उन्होंने दूसरी तरफ भी रेड सिंबल ड्रॉ किया। दिस मींस कि आपके पार्ट की एरो के ऑपोजिट वाली साइड, तो ये पार्ट है आपका, इस पार्ट में एरो वाली साइड पे भी वेल्डिंग है और इसके ऑपोजिट साइड पे भी वेल्डिंग, सही है। तो आपकी जो वेल्डिंग है वो क्या है, आपकी ये डेप्थ पूरी वेल्डेड है, ये वाली डेप्थ, ये डेप्थ, ये वाली डेप्थ है, दिस इज वेल्डेड, ये साइड भी वेल्ड है और ये साइड भी वेल्ड है, तो आपके पास एक यू शेप बन रही है वेल्ड, ठीक है। सेम चीज इस साइड पे भी वैलिड है, राइट साइड पे वो मैंने ड्रॉ नहीं की, मैंने सिर्फ एक साइड पे ड्रॉ करके आपको दिखाया था। टोटल लोड जो सिस्टम के ऊपर लग रहा है दैट इज 50 किलो न्यूटन। तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि दोनों साइड में लोड इक्वली डिवाइडेड है, तो एक साइड के ऊपर जो लोड आ रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी 25 किलो, सही है। ये जो चीज यहाँ पे शो हुई है 200, और ये यहाँ पे ब्रैकेट से बनाया हुआ इन्होंने, दिस शोज के चैनल की विड्थ, ये बता रहे हैं कि 200 विड्थ का एक चैनल है आपके पास, दिस इज अ सिंबल फॉर द चैनल, इसका वेल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वेल्ड के सिंबल में जो इंफॉर्मेशन होती है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर गिवन होती है, तो ये रेफरेंस लाइन के ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन। आपके पास जो प्लेट है जिसपे वेल्डिंग हुई है उसकी डायमेंशंस गिवन है, तो जो आपका वेल्ड है उसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कितनी है, इट इज 190, तो ये हॉरिजॉन्टल वाली डायमेंशन इज 190 और हाइट इज 56। प्लेट की हाइट जो चैनल से ऊपर है, चैनल से ऊपर प्लेट की हाइट इज 100 mm, सही है। तो अब अगर हम अपने टेबल को देखें ना, तो हमारे टेबल में जो केस वैलिड है इट इज केस नंबर 4, क्योंकि हमारी ये वाली शेप ही बन रही है ना, हमारी शेप एक्चुअली रखी भी हमारी वेल्ड इस तरीके से है, बट द शेप इज दिस, सी शेप ही बन रही है हमारे पास, ठीक है ना। तो इस शेप के लिए हम ए भी निकाल सकते हैं, सेंट्रॉइड भी लोकेट कर सकते हैं और जेयू भी निकाल सकते हैं, सिर्फ बी और डी निकाल लें। तो लेट्स सी कि हमारे पास बी और डी की क्या वैल्यूज हैं। बी हमारे पास 56 है और डी हमारे पास 190 है, ठीक है। तो लेट्स वेरीफाई दिस थिंग, पीछे आ जाए देखते हैं। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वाली साइड है, बड़ी वाली साइड जो है, जो कि एक सिंगल साइड की वेल्ड है, दैट इज 190, और जो दो साइड्स हैं सी शेप की दैट्स 56। तो इस केस में जो दो साइड्स हैं उनको वी आर कॉलिंग बी, और जो एक सिंगल साइड है दैट वी आर कॉलिंग डी। तो बी इज 56 एंड डी इज 190। तो मुझे बी और डी पता है तो मैं ए भी निकाल सकता हूं, मैं सेंट्रॉइड की लोकेशन भी निकाल सकता हूं और मैं जे यू भी निकाल सकता हूं। मुझे सिर्फ बी और डी की वैल्यूज प्लग इन करनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसमें कोई मसला हो तो प्लीज बेटा पूछ लो। अब अगर मुझे ए पता चल गया तो मेरे सिस्टम में एक तरफ के वेल्ड के ऊपर जो लोड अप्लाई हो रहा है वो कितना है, वो 25 किलो न्यूटन का, सही है। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर के समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हो, द रिएक्शन फोर्स नीड्स टू बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, तो V इज ऑल्सो इक्वल टू 25 किलो न्यूटन, सही। तो अगर मुझे अपने निकालना होगा शेयर स्ट्रेस, प्राइमरी शेयर स्ट्रेस ड्यू टू द शेयर फोर्स V अपॉन A, V मुझे पता है, A मैंने इधर कैलकुलेट कर लिया, तो आई कैन डिवाइड V 25 kilonewton by A, which is 1280 mm square, and we can find out the shear stress, which is the primary shear stress due to the shear force. सही। क्लास का टाइम पूरा हो गया, तो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। वी स्टिल हैव 5 minutes till your next class। मैं अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा, आई एम गोइंग टू होल्ड हियर एंड आई एम गोइंग टू अलाउ यू टू आस्क एनी क्वेश्चन। कोई भी चीज की कंफ्यूजन हो, किसी स्लाइड में वापस जाके कोई चीज रिपीट करनी है, वी कैन डू दैट। तो अगर कोई भी काम हो बेटा तो प्लीज पूछ लो मुझसे, अदरवाइज वी कैन स्टॉप अगर आप लोगों ने अटेंडेंस लिखी है तो। कोई सवाल नहीं है। अगर अटेंडेंस लिख दी आप लोगों ने देन यू आर फ्री टू लीव, ठीक है। आप जा सकते हैं, अगर किसी का सवाल है वो रुक जाए, अदरवाइज यू आर फ्री टू लीव।
ओके, सो सिंस देयर आर नो क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। इंशाल्लाह वेडनेसडे को सवाल को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द shear stresses in this thing and then we're going to move to fillet welds under bending loads as well। ठीक है, अभी हम टॉर्शन में देख रहे हैं, उसके बाद बेंडिंग में भी इसको स्टडी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।